कॉन्फ्रेंस की है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने सोशल मीडिया ट्रोलिंग पर कहा है कि हमें लापता जेंटलमैन कहा गया है, लेकिन इसी दौरान देश में वोटिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। यह हमारे लोकतंत्र की ताकत है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राजीव कुमार ने कहा है कि ये पहली बार चुनाव के बाद होने वाली हिंसा रोकने के लिए संवेदनशील जगहों पर पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात रखने का फैसला किया गया है। आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसी जगहों पर ये फोर्सेस पोस्ट पोल वायलेंस को रोकेंगी और ऐसा पहली बार हुआ है जब इलेक्शन कमीशन लोकसभा चुनाव वोटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। 1952 से लेकर अब तक किसी भी लोकसभा चुनाव के दौरान आयोग ने वोटिंग के बाद और रिजल्ट के पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। इससे पहले चुनाव आयोग ने 16 मार्च की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोकसभा और 4 विधानसभाओं की चुनाव तारीखों का ऐलान किया था। Story, we have created a world record of 642 million proud Indian voters. This is a historic moment for all of us, for the nation as a whole. 642 ever, anywhere in the world, in any of the electoral exercise. That's what is the number of voters. And this is, just to give you some small statistics, this is 1.5 times of the voters of all G7 countries, US, UK, France, Germany, Italy, Japan, Canada, all put together. We are comparing voters, not electors. And it is 2.5 times of the voters of 27 countries in the EU. That has been the incredible power of the voters of India. Let's see what happened next. There are 312 million proud women voters. This is also the highest ever in the world. It is larger than the 2019 elections, both the total and the women voters. So this, we feel, is the moment that we must cherish, we must celebrate, and we want to give them a standing ovation to all our voters. By this, I would ask all of you to join and hand. These are all our voters. So हिमांशु जी, आप अपनी बात पूरा कीजिए प्लीज। नहीं तो मैं ये कह रहा था कि ये चुनाव की शुरुआत से एक राजकीय पक्ष ने सोची समझी स्ट्रैटेजी के तहत नीति अपनाई थी शूट एंड स्कूट की। अभी चुनाव खत्म हो गए हैं, ये भूल गए। और ये जो निवेदन आ गया 150 डीएम को फोन करने का, तो ये यहां पर दाव उल्टा पड़ गया। शूट एंड स्कूट हैज बीन हैपनिंग एंड सीधा प्रमाण अगर आप देखें तो पिछले 3 महीनों के अंदर राजकीय जुमलेबाजी दोनों तरफ से काफी कुछ हुई है। और मगर भाग जाने का, बात करके भाग जाने का रवैया रहा है। अभी भी अदानी अंबानी की बातें होती है, एक जगह से बात करके दूसरी जगह चले जाने का, प्रश्नों का जवाब नहीं देना, ये सब सोच, इट्स अ स्ट्रैटेजी दैट वाज गोइंग ऑन। अगर आप पूरा चुनाव देखें संकलित तौर से और फिर जाके सिस्टम के ऊपर सवाल खड़े करोगे, क्या उन्होंने जानबूझ के ये नहीं किया? मैं ये नहीं मानता। उनको पता था कि ऐसा सवाल करने से बहुत गंभीर परिणाम आ सकते हैं, और फिर भी ये सवाल किया गया। जैसे कि एक तरफ साम पित्रोड़ा कुछ बोल देते हैं और फिर यहां पे कुछ बोला जाता है भारतीयों को कंजम्पशन के लिए, समझने के लिए, जैसे कि 100 करोड़ भारतीय लोगों को नहीं पता कि वो क्या सुन रहे हैं। तो ये जो नीति है ना, ये नीतिगत मामलों के अंदर अगर राजकीय पक्ष ऐसा समझेगा कि हम तो 70 साल से राज करते थे, इसके लिए हम कुछ भी कह सकते हैं, तो ये बातें अब नहीं चलेगी। और इन्होंने पब्लिक में कहा है, अरे कोर्ट के सामने, इलेक्शन कमीशन के सामने नहीं। अगर इलेक्शन कमीशन के सामने जाके कहे तो इलेक्शन कमीशन को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना पड़ेगा कि इन लोगों ने ये क्या किया, इनके क्या प्रमाण दिए। क्योंकि जयराम रमेश ने ये जो अब आक्षेप लगाया था भारत की पूरी जनता के सामने लगाया है, इंडिया भारत के सिस्टम के सामने लगाया है, जिस सिस्टम को वो चलाते रहे 70 साल, और अब जब 10 साल से उनको सत्ता नहीं मिल रही तो ऐसी बौखलाहट, ये चीजें नहीं चलेगी। परिणाम जो भी आए उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं करने वाला हूं।
मगर इस प्रकार की नीति अब भारत के अंदर नहीं चलेगी। ठीक है। निरुक्त भार्गव जी, जिस तरीके से देखिए ये एक ऑथेंटिसिटी पर, क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाया गया है, और अगर हम चुनाव से पहले की बयानबाजी की भी बात करें, क्योंकि इलेक्शन कमीशन पर इस तरीके के सवाल कोई पहले दफ़ा नहीं है, इस बौखलाहट में बहुत बार इस तरीके की बातें कही गई हैं, लेकिन अभी तक ये जो प्रैक्टिस चली आ रही है, इसका किस तरीके का इम्पैक्ट आप उन विपक्षी पार्टियों पर देख पा रहे हैं, उनके वोट बैंक पर देख पा रहे हैं जो इस तरीके के सवाल उठा रहे हैं? जी बिल्कुल, ये जो जयराम रमेश जी का बयान है वो एक बहुत ही योजना के तहत दिया गया है, और शायद उनकी ये मंशा भी रही होगी इसमें कि इलेक्शन कमीशन पर कुछ दबाव बनाया जाए, और ये ओवरऑल कांग्रेस का और इनके गठबंधन का एक ऐसा लगता है कि प्लान बी है। लेकिन जिस प्रकार की रिपोर्ट्स आ रही हैं, और आलोक सर ने इसका इशारा बार बार किया है कि चीज़ें कुछ विद्रूप रूप ना ले लें, और जिस प्रकार से सीईसी ने भी अपनी पीसी में कहा कि वो कुछ राज्यों में सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स डाल रहे हैं, भेज रहे हैं वहाँ पर, तो ये पहली बार देखने में आ रहा है कि जब इलेक्शन कंडक्ट के जो पीसफुल और स्मूथ कंडक्ट जो होता है इलेक्शन का, उसके लिए तो ये भेजा जाता है पैरामिलिट्री फोर्सेस, लेकिन काउंटिंग के दिन राज्यों में या पर्टिकुलर ज़िलों में अगर वहाँ तैनाती की बात हो रही है, तो इसलिए, और जिस प्रकार से बयान अखिलेश जी वगैरह के आ रहे हैं, तो उस लिहाज से शायद इलेक्शन कमीशन इस बात पे भी विचार कर रहा होगा कि ना सिर्फ पश्चिम बंगाल बल्कि महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, ओडिशा और हरियाणा वगैरह इन राज्यों में भी शायद इनको विचार करना पड़ेगा या कर रहे होंगे, क्योंकि जिस प्रकार से विपक्ष की तरफ से आज बयानबाजी हो रही है वो या हताशा है, निराशा है, ये विश्लेषण किया जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक लंबी राजनीति इसके बाद होने वाली है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की तरफ देश को धकेला जा रहा है। अभी आज ईसीआई को कटघरे में खड़ा करा जा रहा है, लगातार कर रहे हैं, चुनाव से पहले कर रहे हैं, इलेक्शन के दौरान किया, कई बार इनके डेलीगेशंस वहाँ गए हैं। आज जयराम रमेश जी ने सीधे वक्तव्य दे दिया है, आज ये डेलीगेशन लेके नहीं गए हैं। इसका अर्थ ये है कि ये भी जो है फेस टू फेस नहीं करना चाहते हैं लोगों से। इसका अर्थ ये है कि अब जो है इनकी जो नेक्स्ट तैयारी है, बी प्लान, सी प्लान, ये शायद अब कोर्टों को भी पर भी ये कुछ उंगली उठाने की कोशिश करेंगे। तो इसका अर्थ ये है कि जितने भी स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, उनको और इन सब चीज़ों पर गंभीरता रखते हुए और अपना अगला कदम उठाना चाहिए। आलोक जी, साथ ही साथ देखिए जो चुनाव आयोग है वो इसको एक बड़ी कामयाबी के तौर पर भी देख रहा है। लगातार हम पॉइंटर्स के जरिए अपने दर्शकों को बता भी रहे हैं कि क्या कुछ बड़ी बातें, अहम बातें चुनाव आयोग ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है। और निश्चित तौर पर देखिए जो बातें कही गई हैं, वोटर टर्नआउट बढ़ाने की बात या फिर आगे की प्लानिंग्स की बात, साथ ही साथ एक कामयाब इलेक्शन करवाने की बात जो कही गई है, उसमें जम्मू कश्मीर की अगर हम बात कर लें तो 54% से ज़्यादा वहाँ पर वोटिंग परसेंटाइल रहा है। तो इन तमाम चीज़ों के बीच जो इलेक्शन कमीशन की भूमिका रही है, चुनाव आयोग ने जिस तरीके से काम किया है, उसका एक एनालिसिस भी आपसे चाहूंगी सर मैं। कि निश्चित रूप से चुनाव आयोग, और हम तो हमेशा हम लोग जो मीडिया में भी हैं, बार बार समीक्षा भी करते रहे हैं, लिखते रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में इसलिए गौरव महसूस होता है विश्व का, जैसा उन्होंने खुद भी जिक्र किया कि वर्ल्ड में कई कंट्री मिला करके, जो डेमोक्रेटिक कंट्री उनको भी, अमेरिका, यूरोप के भी कई कंट्री मिला करके उतनी बड़ी संख्या में भारत के लोगों ने मतदान किया। फिर उसी तरह पूर्वोत्तर क्षेत्र से लेकर के जम्मू कश्मीर, खास करके कश्मीर पर तो सारी दुनिया की निगाह चर्चा में भी आता है, चाहे पाकिस्तान चीन की वजह से भी जो विवाद बने हुए हैं, उस स्थिति में वहां पर जिस ढंग से शांतिपूर्ण मतदान हुआ, और इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि भारत के जितने अब तक के चुनाव हुए उसमें हम उससे आगे प्रगति करते जा रहे हैं, और इसलिए दुनिया की निगाह लगी होती है कि भाई इतनी बड़ी संख्या में कर्मचारी, देखिए इसलिए हेराफेरी नहीं हो सकती है। जैसे वो एक सर्टिफिकेट वाली बात है, आज उन्होंने उसको क्लियर किया कि P7 वो जो फॉर्म भरा जाता है उसमें सबके साइन होते हैं, वहां पर जो बैठे हुए पार्टियों के प्रतिनिधि हैं, और उसके बाद वो जमा होता है कि साहब उनका डेटा रिलीज नहीं किया गया, उसमें हेराफेरी हो। तो ऐसी शंकाएं पैदा करने के बजाय होना ही चाहिए कि देखिए हर जगह पार्टियों के प्रतिनिधि हैं, कर्मचारी भी जरूरी नहीं कि वहीं के हों, दूसरे प्रदेशों के अधिकारी, केंद्र के अधिकारी, जितनी बड़ी फौज एक लगी होती है, और दूर दराज पर्वत में जहां पर 10 मतदाता है, वहां पहाड़ पर चढ़कर, आपने देखे होंगे दृश्य, हिमालय वाले क्षेत्रों में रस्सी से लेकर के वो अपना मशीन लेकर के जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, और लोग रस्सी खींच करके जैसे पहाड़ पर चढ़ा जाता है, वहां जाकर के वोट डलवा रहे हैं।
बूढ़े लोगों के लिए विशेष व्यवस्था हुई, तो उनको घर से कैसे इंतजाम हो, एक आदमी उसके लिए जाए, वहां पर वेरीफाई करे, फिर उनसे वोट डलवाए। ये जो प्रगति हुई है और महिलाओं ने जो भागीदारी की है, ये भी विश्व का एक गौरवशाली, इसलिए आज की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को मानता हूँ। देखिए, आप अधिकारियों से उसका और सुधार का तो निरंतर प्रक्रिया जीवन में होती रहेगी, लेकिन मैंने अमेरिका के चुनाव देखे, खुद जाकर के ब्रिटेन के देखे हैं, जर्मनी के देखे हैं, जो ऐसे डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, उनमें चुनाव के समय में ही जाकर के मैंने भी देखा है। और इसलिए मैं कह सकता हूं कि भारत के चुनाव में अद्भुत जो लोगों का कल्चर भी दिखाई देता है, भाईचारा भी दिखाई देता है, तनाव और कितनी कम हिंसा हुई। हमने बूथ लूटते हुए देखे हैं, जब पूरे के पूरे गांव खाली हो जाते थे। मैं आपको 71 के बाद के इलेक्शन बता रहा हूँ, 77 से पहले के इलेक्शन बता रहा हूँ। 74 में बहुगुणा चीफ मिनिस्टर थे, और पश्चिम उत्तर प्रदेश में मैं जिन इलाकों में गया, मेरठ के आसपास गया, वहां उन्हें का गाँव खाली कर दिए गए। उनको दलितों का गाँव है, तो उनसे कहा गया तुम चले जाओ, तुम्हारा वोट डल जाएगा। दिल्ली में सरिता विहार जैसी जगह पर मैं अखबार में संपादक था, अपने रिपोर्टर के साथ गया, जब वो ठप्पा लगा जो उसकी मांग कर रहे ना, तो हंस के उसने कहा कि जब आइए, यहाँ कोई अब है नहीं, 4 बज गया है, चाहे तो आप ही 10-15 पर वोट डाल दीजिए। मतलब ऐसे वो नहीं लगे, ऐसे कई पार्टी, उन्होंने कहा कि नेता कई छोटी जगह पे ऐसा करते हैं। उस स्थिति से निकल करके हम कितना आगे बढ़ गए, सारी उसको ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता आ गई। ये मुझे लगता है कि एक हमको कम से कम मैसेज जनता के लिए, खास करके हमारा आपका कर्तव्य भी है, आपने सवाल उठाया इसलिए, कि केवल चुनाव आयोग सरकारी कर्मचारी है, वो रिटायर हो जाएंगे, अधिकारी हैं, लेकिन हम और आप चाहते हैं कि चुनाव जितना ज्यादा उसकी विश्वसनीयता बनेगी, ये हम सबका ताकत बढ़ाएगी। बिल्कुल, और इसी से एक लोकतंत्र में विश्वास एक वोटर का पैदा होगा। मैं तमाम मेहमानों का रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर का रुख हम कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल में हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। लोकसभा चुनाव खत्म होते ही एक बार फिर से बंगाल के अलग अलग जिलों में फिर से हिंसा शुरू हो गई है। नदिया जिले में देवग्राम इलाके में शनिवार रात एक बीजेपी कार्यकर्ता की अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी। इसके बाद अब फिर से संदेश खाली में हिंसा की आग उठने लगी है। यहां स्थानीय लोगों और पुलिस के बीच झड़प देखने को मिली है। दरअसल लोकसभा चुनाव के 7वें चरण में वोटिंग के दौरान हुई हिंसा में पुलिस ने एक स्थानीय शख्स को हिरासत में ले लिया था और लोगों ने इसका विरोध किया था। फिर जबरदस्ती उसे पुलिस से छुड़वा कर ले गए थे। इस दौरान जमकर नारेबाजी हुई, पुलिस के साथ स्थानीय लोगों का टकराव हुआ। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर पश्चिम बंगाल में हिंसा कब रुकेगी? कब तक हिंसा में मासूम लोग अपनी जान गंवाते रहेंगे? महिलाओं और पुलिस के बीच झड़प हुई है। पश्चिम बंगाल के लिए हिंसा की बात, हिंसा की तस्वीरें कोई नई तस्वीरें नहीं है, लेकिन चुनाव से पहले भी, चुनाव के बीच में भी और चुनाव के बाद में भी अब देख सकते हैं कि किस तरह की स्थिति वहां पर बनी हुई है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस पर मैं प्रतिक्रिया ले लेती हूं अरविंद जी आपसे। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि पश्चिम बंगाल के लिए कोई ये नई तस्वीरें नहीं है, लेकिन साथ ही साथ एक बड़ा फोकस हम देख रहे हैं बीजेपी की तरफ से पश्चिम बंगाल में किया जा रहा है। किसकी योजनाओं का कितना फायदा होगा ये तो नतीजे बताएंगे, लेकिन इस बीच ये जो तस्वीरें आ रही हैं, हमने कहा कि चुनाव से पहले भी यही माहौल था, बीच में भी यही तस्वीरें दिखी, उसके बाद भी हालात कमोबेश एक जैसे ही। बंगाल एक तरह से हिंसा के गिरफ्त में है और आज से नहीं, काफ़ी लंबे समय से है। लेकिन मुश्किल ये है कि कोई शांति का समाधान ढंग से करने की कोशिश न राज्य सरकार कर रही है, न केंद्र भी एक पक्ष बना हुआ है, राज्य भी एक पक्ष बना हुआ है। और लोगों के पास भी, मैं कहूँगा बंगाल में खेती बाड़ी जिस तरह से बगल के बिहार या झारखंड या बाकी जगहों उड़ीसा में है, उस तरह की खेती बाड़ी भी बंगाल में नहीं। तो बंगाल का सारा खेल सत्ता के इर्द गिर्द चलता है और इसलिए सत्ता वाले पक्ष में या सत्ता में जाने के लिए वहाँ कंपैरेटिवली ज़्यादा वायलेंस है और पार्टियाँ भी अपनी ताकत इसी हिंसा से जुटाने की कोशिश करती हैं। हमने देखा है कि जब नक्सलियों का दौर था तब कांग्रेस ने ये काम किया, बाद में ममता ने उन्हीं का सहारा लेके लेफ्ट को पीटा। तो इसलिए ये खेल लगातार चल रहा है, ऐसा नहीं है। संदेश खाली के जो रिपोर्ट आ रही है, एक तो शर्मनाक रिपोर्ट हम पहले से देख रहे हैं, लेकिन बाद में दूसरी रिपोर्ट भी ये आई कि नहीं, उसका भी काफ़ी हिस्सा बनावटी है। लेकिन इससे जो वहाँ के दादा लोग हैं जिनको टीएमसी का संरक्षण था, वो बात झूठी नहीं होती है। उस पूरे इलाके में जिस किस्म के घुसपैठ है, जिस किस्म के घुसपैठ से बिजनेस चलता है और उसको जिस तरह से सरकारी संरक्षण है, वो बात तो झूठी नहीं है जी। तो इसलिए उससे भी सिर्फ उसको आप बीजेपी को दोषी बता दीजिए, आप टीएमसी को दोषी, उतने से काम चलना नहीं है।
सीरियस कोशिश दोनों तरफ में कहीं से भी दिखाई नहीं दे रही है और दोनों इस हिंसा का नाम लेके एक दूसरे को राजनीतिक रूप से दबाने की कोशिश और वोट पाने की कोशिश, इससे समाधान नहीं होगा। और बंगाल एक समस्या जैसी बंगाल के लिए वायलेंस बिहार में भी एक दौर में काफ़ी हिंसा चुनाव से जुड़ी होती थी, बाकी दिन हो ना हो चुनाव में होती थी, लेकिन बंगाल की हिंसा चुनाव की भी है, बाकी दिन भी चलती है और उसमें दोनों पक्ष बन गए हैं जी। उसमें सेंटर और स्टेट दोनों पक्ष बन गए हैं, ये अनफॉर्चुनेट है। ठीक है सर, कोलकाता से रैनिक दत्ता हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, उनसे जरा अपडेट ले लेते हैं। रैनिक, कहां पर ये हिंसा हुई है, किस तरह की डिटेल्स हैं आपके पास इससे जुड़ी हुई? एकदम देखिए, 7वें चरण का जो मतदान कंप्लीट होने के बाद ही 2 तारीख से लगातार हिंसा का खबर बार बार से सामने आ रहा है। नदिया में एक बीजेपी कर्मी का हत्या किया गया है और दूसरा जगह संदेश खाली, बशीरहाट का संदेश खाली, बेर मौजूद और उसके साथ ब्यामारी, ये तीनों जगह में अभी भी हिंसा का खबर सामने आ रहा है। पुलिस के साथ जो गांव वाले उनका झड़प का तस्वीर सामने आ रहा है। पुलिस के ऊपर हमले की घटना में अभी तक कुल मिलाकर 12 आदमी को पुलिस की तरफ से गिरफ्तार किया गया है और जो गांव वाले हैं उनका कहना है कि बीजेपी कर्मियों को चुन चुन कर पुलिस की तरफ से गिरफ्तार किया जा रहा है। को लेकर संदेशखाली में पुलिस और जो विलेजर्स है उन लोगों के बीच में जो झड़प सामने आ रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए कोलकाता का तस्वीर भी कम नहीं है। कोलकाता में भी पोस्ट पोल वायलेंस का घटना सामने आया है। कोलकाता में करीब 10 के ऊपर फैमिली अभी भी घर के बाहर है, ऐसा बीजेपी का दावा है। बीजेपी का दावा है बेलेघाटा एरिया में जो बीजेपी कर्मियों है उनके ऊपर हमला किया गया था टीएमसी गूंज की तरफ से। टीएमसी का करीब 50 से 60 के ऊपर लोग इनके बीजेपी कर्मियों के ऊपर हमला किया, उनको घर से बाहर लेके आके उनको पीटा गया। इस घटना में कुल मिलाकर 6 आदमी अभी तक घायल है, ऐसा बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो साउथ 24 परगना और उसके साथ साथ ही जादवपुर, ये एरिया में भी बहुत सारे घटना सामने आया है। बीजेपी कर्मियों के ऊपर हमला का घटना घटा है, करीब 10 लोगों के ऊपर घायल है। इस घटना में बीजेपी का दावा है कि टीएमसी की तरफ से जो ओपोनेंट पार्टी है बीजेपी, सीपीआईएम, आईएसएफ के जैसे जो पार्टीज है उनके जो कर्मियों हैं उनके ऊपर हमला किया जा रहा है और जो भी बूथ एजेंट था बूथ एजेंट को चुन चुनकर उनके ऊपर हमला किया जा रहा है। उनको घर में नहीं रोक सकते और घर से बाहर लेके आके उनको घर छोड़ देना पड़ रहा है बीजेपी कर्मियों को, ऐसा भी बीजेपी का दावा है। और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन कमीशन की तरफ से सेंट्रल फोर्स का जो डिप्लॉयमेंट वो 19 तारीख तक एक्सटेंड कर दिया गया है। यानी इलेक्शन कमीशन की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि पश्चिम बंगाल में 19 जून तक 440 कंपनी जो सेंट्रल फोर्सेस 400 कंपनी जो सेंट्रल फोर्सेस वो मौजूद रहेगा, यानी कुल मिलाकर 40,000 के ऊपर जो सेंट्रल फोर्सेस वो पश्चिम बंगाल में मौजूद रहेगा पोस्ट पोल वायलेंस को कंट्रोल करने के लिए। क्योंकि 2021 साल में भी देखा गया था कि पोस्ट पोल वायलेंस में करीब 100 के ऊपर इफेक्टेड हुआ था। पोस्ट पोल वायलेंस का जो इन्वेस्टिगेशन वो अभी भी सीबीआई की तरफ से किया जा रहा है और उसी बीच में ये 2024 का इलेक्शन खत्म होते होते ही जो पोस्ट पोल वायलेंस का घटना वो सामने आया। आज भी संदेशखाली में पुलिस और जो रेसिडेंट उन लोगों के बीच में झड़प हुआ। ओके रैनिक, ऑल राइट, थैंक यू रैनिक हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आप फिलहाल बने रहिएगा, आगे भी आपसे डिटेल्स लेते रहेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं। निरुक्त भार्गव जी, मैं आप ही का रुख कर लेती हूँ। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल को एक बड़े टारगेट के तौर पर बीजेपी देख रही है और वहाँ पर मुद्दे, चाहे हम करप्शन की बात कर लें, संदेश खाली का मसला बहुत ज़ोर शोर से उठ रहा है, और जिस तरह से अरविंद जी भी कह रहे थे कि एक लैक ऑफ सीरियसनेस जो है वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है इन हिंसाओं के प्रति, क्या इसका एक इम्पैक्ट, क्या इसका एक फ़ायदा आप नतीजों में कन्वर्ट होते देख पाएंगे? जी बिल्कुल, ये जो हिंसा है जो लगातार चल रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही। इलेक्शन के दौरान भी चलती रही, हत्याएं होती रही राजनीतिक कार्यकर्ताओं की, और कॉन्फ्लिक्ट्स भी सामने आए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, इंटर स्टेट लेवल पर, सेंटर स्टेट के लेवल पर। तो जिस प्रकार से वहाँ का परिदृश्य है, और पोलिंग परसेंटेज भी 83 प्लस गया है वहाँ पे ओवरऑल, और वहाँ वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त फाइट थी। 3 से 4 पॉलिटिकल पार्टीज पूरी ताकत लगा रही थी, खासकर बीजेपी और टीएमसी। इनका बहुत ज़बरदस्त तरीके से वहाँ पर राजनीतिक द्वंद्व देखने में आया है, और इसका ही ये नतीजा है कि कहीं दोनों ही पार्टियां ये सोच रही हैं कि खासकर सत्तारूढ़ दल जो स्टेट में है वो किस प्रकार से सब चीज़ें डाइजेस्ट कर पाएगा अगर वो उसके परिणाम उसके पक्ष में नहीं आते हैं, और बीजेपी वाले अपनी तरफ से अपनी ताकत लगा ही रहे हैं। लेकिन ये जो ओवरऑल जो कॉन्फ्लिक्ट्स वहाँ चल रहे हैं, जो हिंसक रूप ले रहे हैं, ये चिंता में डालते हैं, और जनता जो है उसमें अच्छा मैसेज नहीं जाता है समाज में। जिसने इतने स्मूथ और पीसफुली वोटिंग की है, बड़ी संख्या में वोटिंग की है,
पूरे विश्व में एक नया रिकॉर्ड आज कायम किया है। वैसे इस परिदृश्य में हम जो हमारा जो विश्व लेवल पर जो हमारा पटल पर जो हमारी छवि है उसको कहीं ना कहीं धक्का पहुंचता है और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को इसमें थोड़ा संयम बरतने की जरूरत है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया निरुक्त भार्गव जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अरविंद मोहन जी आपका बहुत शुक्रिया। हिमांशु भट्ट जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अरविंद मोहन साथ ही आलोक मेहता जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। आलोक जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। तो देखिए अब नतीजों का काउंटडाउन शुरू हो गया है। कहीं पर हिंसाओं की खबर सामने आ रही है, कहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। लेकिन ये जो काउंटडाउन शुरू हो गया है, कल तक की जो तस्वीर आप बदली हुई देखेंगे उसमें पता चलेगा कि ये जो हिंसा हो रही है इनका इम्पैक्ट क्या रहा, ये जो आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं इसका वोटर्स के मन में क्या प्रभाव रहा। 4 जून के नतीजे, कल के नतीजे ये साफ कर देंगे कि जनता का